हेलो स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट नंबर 4 केमिकल बॉन्डिंग में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं अपना वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ऑक्टेट रूल एंड वैलेंसी कोवैलेंसी। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज़ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स पेयर रिपल्सन थ्योरी। पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको जनरली शॉर्टकट फॉर्म में वेस्पर थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज वेस्पर थ्योरी। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, दैट इज़ वेस्पर थ्योरी। ये थ्योरी एक्चुअली में क्या कहती है? पॉइंट नंबर फर्स्ट, क्योंकि थ्योरी है तो पोस्टुलेट्स भी मिलेंगे, तो पोस्टुलेट नंबर 1 बोलता है द वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल पार्टिसिपेट इन द बॉन्डिंग। जैसे वीबीटी बोलता था कि वैलेंस सेल जो होती हैं किसी भी एटम की वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करती है, तो सेम कॉन्सेप्ट ये कहता है वैलेंस सेल ऑर्बिटल, वैलेंस सेल ऑर्बिटल। वैलेंस सेल में बोलता हूँ आउटर मोस्ट सेल को, वैलेंस सेल ऑर्बिटल्स of an atom having unpaired electron, having unpaired electron will participate in bonding, will overlap, ठीक है, will overlap to form a bond। दो एटम्स हैं, ठीक है, दोनों एटम्स की वैलेंस सेल में जो ऑर्बिटल है, वैलेंस सेल का जो ऑर्बिटल है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो ओवरलैप करेंगे और बॉन्ड की फॉर्मेशन करते हैं। लाइक एटम ए है और एटम बी है। एटम ए का जो ऑर्बिटल है उसके अंदर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और एटम बी है उसकी ऑर्बिटल में भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, और दोनों की ओवरलैपिंग होने के बाद जो बॉन्ड बनता है दैट इज़ कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। तो एक कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए किसी भी एटम के दोनों ऑर्बिटल्स जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट ऑफ वेस्पर थ्योरी। वैलेंस सेल ऑर्बिटल ऑफ एन एटम हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विल ओवरलैप टू फॉर्म ए बॉन्ड विद द अनदर एटम। दूसरे एटम का भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल, पहले एटम का भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाला ऑर्बिटल, दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे और उनकी ओवरलैपिंग से एक बॉन्ड बनता है। क्लियर? लाइक हाइड्रोजन एटम की वैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होती है, दूसरे हाइड्रोजन एटम की वैलेंस सेल 1s1 होती है। दोनों के पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है और दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर जाते हैं। इनकी ओवरलैपिंग से जो ऑर्बिटल बॉन्ड बनता है दैट इज़ ए कोवलेंट बॉन्ड। और वो कैसे बन रहा है? जिन ऑर्बिटल्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे वो ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर गए। सही है? पॉइंट नंबर सेकंड कहता है अगर आप कह रहे हो कि एटम ए और एटम बी के पास दोनों की ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनता है, तो ऐसा ज़रूरी तो नहीं है कि जैसा एटम ए की एनर्जी हो वैसी एटम बी की एनर्जी हो। ऐसा तो ज़रूरी नहीं है कि जिस शेप का ऑर्बिटल एटम ए के पास हो उसी शेप के ऑर्बिटल एटम बी के पास हो। यानी ओवरलैपिंग होते टाइम दोनों की एनर्जी भी तो सेम होनी चाहिए, दोनों बराबर के होने चाहिए। ओवरलैपिंग होते टाइम दोनों की शेप भी सेम होनी चाहिए। अब एक की एनर्जी बहुत हाई है और एक की एनर्जी बहुत लो है, ऐसा तो हो नहीं सकता, तो ओवरलैप ही नहीं होगा, है ना। बात तो अंडरस्टैंडिंग की है, समझने की है। भाई एक एटम अगर दूसरे एटम के साथ ओवरलैपिंग कर रहा है तो दोनों के ऑर्बिटल सेम एनर्जी पे होनी चाहिए। और हर बार ये ज़रूरी नहीं कि दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है तो दोनों सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स रखते होंगे। कार्बन, ये तो हाइड्रोजन के बीच में था, या तो सेम हो गया। बॉन्ड अगर कार्बन हाइड्रोजन में बन रहा है, बॉन्ड अगर कार्बन ऑक्सीजन में बन रहा है, बॉन्ड अगर आपका नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बन रहा है, अब इन दोनों एटम्स की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट होगी। नाइट्रोजन की एनर्जी अलग होगी, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंट होगी। कार्बन के ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग होगी, ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग होगी। ओवरलैपिंग तो पॉसिबल ही नहीं है, पॉइंट नंबर 1 ही गलत हो जाएगा। तो कहता है इस बात से बचने के लिए सेंट्रल एटम विल शो हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन का, कि सेंट्रल एटम अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स करता है, मैसअप करता है, और मैसअप करने के बाद ऐसे नए ऑर्बिटल लेके आता है जो साइड वाले एटम के ऑर्बिटल के जैसे हो।
अगर नाइट्रोजन को बॉन्ड बनाना हाइड्रोजन के साथ में तो वो अपने ऑर्बिटल्स को नाइट्रोजन अपने ऑर्बिटल्स को मैसअप करेगा, मिक्सअप करेगा और नए ऑर्बिटल बना के लाएगा जो जिनकी एनर्जी किसके जैसी होगी, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स की एनर्जी के जैसी होगी, और जिनकी शेप किसके जैसी दिखाई देगी, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स की जैसी। एंड दिस प्रोसेस ऑफ रीमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ mixing of orbitals, process of mixing of orbitals, ठीक है, of central atom to form new orbitals, of lower energy called hybridization. The process of mixing of orbitals, orbitals को मिक्स करने का वो प्रोसेस जिसके बाद हमें नए ऑर्बिटल्स मिलते हैं, और नए ऑर्बिटल किस टाइप के मिलते हैं, लोअर एनर्जी के नए ऑर्बिटल्स मिलते हैं। इस प्रोसेस का जनरली नाम क्या रखा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। द प्रोसेस डेफिनेशन पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है ये हाइब्रिडाइजेशन। जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट में हमें पता चलता है कि जो एटम होता है उसके ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्सअप करते हैं, सेंट्रल एटम जो होता है वो अपने ऑर्बिटल्स को आपस में मिक्स कर लेता है, दूसरे के साथ नहीं, खुद ही मिक्स कर लेता है। एस और पी को मिक्स कर दिया, पी और पी को मिक्स कर दिया, और उसकी मिक्सिंग से जो ऑर्बिटल बनते हैं वो जनरली आपके लोअर एनर्जी के ऑर्बिटल होते हैं। और इस प्रोसेस का पूरा जो ड्रामा हुआ है सेंट्रल एटम के अंदर, उसका नाम रखा जाता है हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है, उसे क्या लिखा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर है जी। पॉइंट 2, पहला पॉइंट कहता है कि दो एटम्स के बीच अगर बॉन्ड बनना है तो उनके ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे। पॉइंट नंबर 2 कहता है भाई ये तो सेम एटम्स में तो ठीक ठाक से काम था, हो जाता था ओवरलैपिंग, लेकिन जब दो अलग अलग एटम्स में बॉन्ड बनना हो तो वहाँ पे दिक्कत आती है, दोनों के ऑर्बिटल्स बराबर एनर्जी के नहीं होते। तो कहता है वो जो बीच वाला एटम होता है, जो सेंट्रल एटम होता है, वो समझदार होता है, वो कहता है रुको मैं अपने ऑर्बिटल्स को मिक्स करके नए ऑर्बिटल बनाता हूँ जिसकी एनर्जी तुम्हारी जैसी होगी, और उस प्रोसेस का नाम क्या रखा जाता है, हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आ गई बात? ओके तो अगला पॉइंट जो यहाँ पे आता है इस थ्योरी में वो होता है देयर आर टू टाइप ऑफ बॉन्ड्स, देयर आर टू टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स, देयर आर टू टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, देयर आर टू टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। फर्स्ट इज द सिग्मा बॉन्ड, फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड। देयर आर टू काइंड ऑफ बॉन्ड्स, कोवलेंट बॉन्ड्स। सिग्मा बॉन्ड, व्हाट इज ए सिग्मा बॉन्ड? ए बॉन्ड फॉर्म्ड बाय head to head overlapping of orbitals, head to head overlapping of orbitals along internuclear axis, मतलब हमें पता है ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होगी और ओवरलैपिंग से बनेगा जी बॉन्ड। अब बॉन्ड ओवरलैपिंग मतलब टक्कर लग रही है दो ऑर्बिटल्स की। अब टक्कर तो अलग अलग टाइप की हो सकती है, एक ऑर्बिटल इधर से आया, एक इधर से आया, टक्कर लगी, हेड टू हेड, सर से सर टकराया दोनों ऑर्बिटल्स का। अगर ऐसी टक्कर हुई तो ज़बरदस्त टक्कर होगी। ओवरलैपिंग जो हो रही है वो ओवरलैपिंग दो ऑर्बिटल्स के बीच में होनी है, और ओवरलैपिंग के अलग अलग तरीके हैं। हेड से हेड ओवरलैपिंग हो जाए या फिर साइड वे ओवरलैपिंग हो जाए। हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो जो बॉन्ड बनेगा उसको बोला जाता है सिग्मा बॉन्ड। लाइक देखो, दिस इज ए पी ऑर्बिटल प्लस लोब माइनस लोब, दिस इज द अनदर पी ऑर्बिटल ऑफ द अनदर एटम माइनस लोब प्लस लोब। ये एटम ए का ऑर्बिटल है, ये एटम बी का ऑर्बिटल है, और ये इन दोनों के बीच से पास होने वाली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है। ऐसी एक्सिस जो दोनों ऑर्बिटल्स के बीच से पास होती है उसको हम नाम देते हैं इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ऐसी एक्सिस जो दोनों के अंदर से बीच से पास होती है उस एक्सिस को क्या बोला जाता है, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। एंड दिस एक्सिस इज जनरली जेड एक्सिस। तो अब देखो, अब दोनों में हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी, दोनों में हेड से हेड टकराएगा दोनों का, और हेड टू हेड ओवरलैपिंग होगी तो यहाँ जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को जनरली हम क्या बोलते हैं, इस हेड टू हेड ओवरलैपिंग का जो रिजल्ट होगा, जो बॉन्ड बनेगा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अलोंग, दैट बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज नोन एज सिग्मा बॉन्ड। समझ में आ गया? हेड टू हेड ओवरलैपिंग हो रही है, दोनों ऑर्बिटल्स एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं, और उनकी ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बन रहा है दैट बॉन्ड इज जनरली नोन एज सिग्मा बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज जनरली नोन एज सिग्मा बॉन्ड। जब भी एक सिग्मा बॉन्ड बनता है
वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। सो सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड इज ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। सिग्मा हमेशा एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा क्योंकि ये बॉन्ड हमेशा हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है। और ध्यान से देखिए किसी भी ऑर्बिटल के कितने लोब्स की रिक्वायरमेंट होती है, 1 + 1। टोटल कितने लोब्स ओवरलैप करने की हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है यहाँ पे 2 लोब्स आर रिक्वायर्ड, 2 लोब्स आर रिक्वायर्ड। कितने लोब्स रिक्वायर्ड होते हैं टोटल 2 लोब्स फॉर ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग के लिए जनरली कितने लोब्स की रिक्वायरमेंट होती है 2 लोब्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है, तब जाके हमारा एक पर्टिकुलर सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। एक और ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग दिखाता हूँ। दिस इज आर एस ऑर्बिटल, दिस इज आर एस ऑर्बिटल। दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करते हैं, ये प्लस लोब और ये इसका प्लस लोब, एंड दिस इज आर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। दोनों जब एक दूसरे के क्लोज आएंगे दोनों में ओवरलैपिंग होगी, और ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा, हेड टू हेड कोलिजन से जो बॉन्ड बनेगा, इस बॉन्ड को जर्नली हम कौन सा बॉन्ड कंसीडर करके चलेंगे, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, इसको सिग्मा बॉन्ड कंसीडर किया जाए। हेड टू हेड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना उसको हमने बोला सिग्मा बॉन्ड। ओके, इसी तरीके से टाइप नंबर 2, बॉन्ड टाइप नंबर 2, सेकंड टाइप का जो बॉन्ड होता है दैट इज़ द पाई बॉन्ड। बॉन्ड नंबर सेकंड इज़ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड किसे बोला जाता है? पाई बॉन्ड जो होता है वो बॉन्ड कैसे बनता है? ये तो हेड टू हेड टकराए थे। अगर मान लो 2 ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं लेकिन उनका ओवरलैप हेड टू हेड ना होके एक साइड वे ओवरलैप होता था। किस टाइप का ओवरलैप होता था? एक साइड वे ओवरलैप होता था, इस टाइप का। ये लोब इससे ओवरलैप कर जाए और ये लोब इससे ओवरलैप कर जाए। देखो दोनों में थोड़ा सा फ़र्क बताता हूँ। एक तो 2 ऑर्बिटल ऐसे आए और दोनों का हेड टकराया, ओवरलैपिंग हुई, सिग्मा बॉन्ड बना। अगर यही पी ऑर्बिटल इस टाइप में ओवरलैप करते हैं एक दूसरे के साथ आके, ऐसे साइड वे ओवरलैप हो रहा है, ये साइड वे यानी सर से सर ना टकरा के यूँ कंधे से कंधा टकरा रहा है, तो बॉन्ड बनेगा, उसको क्या बोला जाएगा? पाई बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म्ड इज नोन एज पाई बॉन्ड। द बॉन्ड फॉर्म्ड A bond formed by sideway overlapping of orbitals which is perpendicular to the internuclear axis, which is perpendicular। ये internuclear axis है और ये orbitals इसके perpendicular है। ऑर्बिटल ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ऑर्बिटल रखा हुआ है, ऐसे एक्सिस है, तो परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के, विच इज़ परपेंडिकुलर टू द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस विच इज़ परपेंडिकुलर टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। वो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। साइड वे ओवरलैपिंग से ये बॉन्ड बना हुआ है, यानी साइड वे ओवरलैपिंग थी कुछ ऐसे, प्लस प्लस माइनस माइनस, ये लोब इससे इंटरेक्ट कर गया, ये लोब इससे इंटरेक्ट कर गया, है ना। साइड वे ओवरलैपिंग हुई है, इसलिए सिग्मा तो हेड टू हेड की वजह से स्ट्रॉन्ग था। पाई बॉन्ड इज वीकर देन, पाई बॉन्ड इज वीकर देन स्ट्रॉन्ग, इज स्ट्रॉन्ग, नो सॉरी, पाई बॉन्ड इज वीकर देन सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड से वीक होता हमारा पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड जनरली वीकर माना जाता है और स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है? सिग्मा बॉन्ड, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जब भी बनता है तो वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है और पाई बॉन्ड बनता है साइड वे ओवरलैप से। दैट्स वाई पाई बॉन्ड को हम वीक बॉन्ड मान के चलते हैं। यहाँ हमें 2 लोब्स की रिक्वायरमेंट थी, एक और एक 2 लोब ओवरलैप कर रहे थे, लेकिन यहाँ काउंट करो, एक लोब, लोब नंबर सेकंड, लोब नंबर थर्ड एंड लोब नंबर 4। जब भी कोई पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है टोटल 4 लोब्स आर रिक्वायर्ड, 4 लोब्स are required, 4 lobes are required for overlapping। यानी ओवरलैपिंग जब भी होती है तो टोटल हमें कितने लोब्स की रिक्वायरमेंट होती है? 4 लोब्स की, तब जाके हमारा कोई पाई बॉन्ड बनता है, तब जाके हमारा क्या बनता है? पाई बॉन्ड। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनते हैं वो जनरली सिग्मा होते हैं, और जो साइड वे ओवरलैपिंग से बॉन्ड बनते हैं वो हमारे पाई होते हैं। और ये दोनों के बीच का क्या लिखा हमने? डिफरेंस लिखा। जब भी कभी 2 एटम्स के बीच में बॉन्ड बनता है, ठीक है, तो अगर किसी 2 एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो सिंगल बॉन्ड है, ए सिंगल बॉन्ड ए, दैट इज ऑलवेज सिग्मा, ऑलवेज सिग्मा, एक्सेप्ट 2 मॉलिक्यूल C2 एंड B2।
ये हम MOT में पढ़ेंगे। दुनिया के हर मॉलिक्यूल में पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिंगल बॉन्ड है तो वहाँ सिग्मा ही कहलाएगा। दुनिया में सिर्फ 2 मॉलिक्यूल ऐसे पाए जाते हैं जिनमें पहला बॉन्ड सिग्मा नहीं होता, तो आप उनको स्पेशली याद रखो। उनके अलावा कोई भी दिखे, जैसे H हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड सिग्मा, लिथियम लिथियम सिग्मा बॉन्ड सिग्मा, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा, ठीक है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड सिग्मा। जब भी आपको कहीं सिंगल बॉन्ड दिखाई दे, वो सिंगल बॉन्ड जब भी होगा वो आपका सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है। C2 के केस में C डबल बॉन्ड C के केस में, या B सिंगल बॉन्ड B के केस में पाई बॉन्ड होता है, उसको छोड़ दीजिए, वो एक्सेप्शन है। वो कैसे एक्सेप्शन है वो हम MOT डायग्राम में पढ़ेंगे। A डबल बॉन्ड A, पहला बॉन्ड सिग्मा और दूसरा बॉन्ड क्या होगा, पाई। जैसे आपने मॉलिक्यूल ले लिया N डबल बॉन्ड NH, ठीक है। तो अब ये कहता है कि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा बॉन्ड पाई। इधर पहला बॉन्ड सिग्मा, ये सिंगल बॉन्ड है तो सिग्मा। C2H4, C2H4। अब ये मत कह देना जी कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड C2 है, ये मॉलिक्यूल ही C2 है, ये मॉलिक्यूल ही C2 है। मैं मॉलिक्यूल C2 की बात नहीं कर रहा। या मॉलिक्यूल है हमारा कौन सा, C2H4, या मॉलिक्यूल कौन सा है, C2H4। ये C2 मॉलिक्यूल अलग है और C2H4 अलग है। तो C2H4 में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा। कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा, सिंगल बॉन्ड इज ऑलवेज सिग्मा। कार्बन कार्बन पहला बॉन्ड सिग्मा और दूसरा बॉन्ड पाई। C2 मॉलिक्यूल की बात अलग, उसको छोड़ दो। कोई भी मॉलिक्यूल हो जिसमें 2 बॉन्ड बने हुए हैं, एक सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, तो वो बॉन्ड है सिग्मा। डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा दूसरा पाई होता है। अगर कहीं पे भी एक मॉलिक्यूल के अंदर ट्रिपल बॉन्डिंग मुझे दिखाई देती है, A और B के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग है, A और A के बीच में ट्रिपल बॉन्डिंग है, तो पहला सिग्मा होगा, दूसरा बॉन्ड पाई होगा, तीसरा बॉन्ड भी पाई होगा, यानी उस टाइम पे उसके पास 2 पाई और 1 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट होगा। 2 पाई और 1 बॉन्ड कैसा होगा, सिग्मा बॉन्ड। 2 पाई बॉन्ड एंड 1 इज द सिग्मा। तो जैसे देखो C ट्रिपल बॉन्ड C एसिटिलीन मॉलिक्यूल है, एसिटाइलिन मॉलिक्यूल है, तो कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है तो ऑलवेज सिग्मा, सिंगल बॉन्ड है तो ऑलवेज सिग्मा। लेकिन यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मुझे दिखाई दे रहा है, और ट्रिपल बॉन्ड जब भी दिखे तो पहला बॉन्ड सिग्मा, दूसरा पाई और तीसरा भी क्या होगा, पाई। ट्रिपल बॉन्ड में 1 पाई 2 सिग्मा, ना सॉरी 2 पाई 1 सिग्मा, सॉरी 2 पाई और 1 सिग्मा होता है। लाइक इस मॉलिक्यूल को देखो, दिस इज साइक्लिक सिस्टम, हेक्सागोनल सिस्टम। यहाँ देखो ये कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड है तो 1 पाई 1 सिग्मा, 1 पाई 1 सिग्मा। डबल बॉन्ड में 1 पाई 1 सिग्मा। ये बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड है, दैट्स वाई इसमें सिर्फ सिग्मा होगा। ये बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड सिर्फ सिग्मा होगा। ये बॉन्ड सिंगल है, सिंगल बॉन्ड ओनली सिग्मा होगा। बच गया बॉन्ड ट्रिपल। बॉन्ड कौन सा बन गया, ट्रिपल बच गया। ट्रिपल में पहला बॉन्ड सिग्मा होगा, दूसरा बॉन्ड भीतर वाला पाई होगा, और थर्ड बॉन्ड विल बी पाई बॉन्ड एंड थर्ड विल बी पाई बॉन्ड, यानी थर्ड बॉन्ड भी यहाँ पे कौन सा होगा, पाई बॉन्ड ही होगा। तो मॉलिक्यूल में कभी भी आपको बॉन्ड दिखाई दे, डबल बॉन्ड होगा तो 1 सिग्मा 1 पाई, सिंगल हुआ तो सिग्मा, ठीक है। और अगर बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे तो 1 सिग्मा 2 उसके अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, पाई बॉन्ड्स। क्वाड्रपल बॉन्ड हमारे सिलेबस में इतना है नहीं 11th में, तो हम उसको नहीं पढ़ते कि 4 बॉन्ड भी बनते हैं नहीं बनते, तो हम यही मान के चलेंगे वहाँ पे 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो रही है, ठीक है, वहाँ पे 4 बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं हो रही है। देखो भाई ये पॉइंट 3 पॉइंट्स हो गए थे। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आ गया था, टाइप ऑफ बॉन्ड्स आ गए थे, ओवरलैपिंग आ गई थी। टॉपिक चल रहा है वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी में एक पॉइंट आया था हाइब्रिडाइजेशन की, एटम जो सेंट्रल है वो अपने ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करवाएगा और उसकी ओवरलैपिंग से जो रिजल्ट बनता है उसका नाम होता है हाइब्रिडाइजेशन। इफ हाउ हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेटेड, हाइब्रिडाइजेशन formula to calculate hybridization which is represented by H, which is represented by H 1/2 valence electron of central atom, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम, बीच वाले एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और बहुत अच्छे से पहली वीडियो लेक्चर में मैंने करवा दिया था कि किसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। बोरॉन 3,
कॉपी खोलो और पीछे पलट के देखो, बोरॉन 3, कार्बन 4, नाइट्रोजन 5, ऑक्सीजन 6, फ्लोरीन 7 और नियोन 8। ग्रुप नंबर 1 में लिथियम बेरिलियम आते हैं, 1 और 2 उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर किसी का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना बताया था मैंने, ठीक है। प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम्स, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम, कितने ऐसे एटम वहाँ जुड़े हुए हैं जो मोनो मतलब एक, वैलेंट मतलब वैलेंसी, जिसके पास सिर्फ एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है। कितने ऐसे मॉलिक्यूल या कितने ऐसे एटम जुड़े हुए हैं जो सिर्फ एक सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। प्लस में उस पर कितना नेगेटिव चार्ज है एनायन, कितना उस पर पॉजिटिव चार्ज है, उसको कर दो माइनस। फॉर्मूला सिंपल सा है। क्या फॉर्मूला है? सिंपल सा फॉर्मूला ये बोलता है 1/2 कर दो। किस चीज़ को? पहले देखो सेंट्रल एटम में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हर किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का मैंने प्रोसीजर आपको अच्छे से समझाया था, ठीक है। दूसरा मैंने यहाँ पे बताया था कि मोनोवैलेंट वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम को मैं एक बार रिवाइज भी कर देता हूँ। बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। बोरॉन के नीचे आएगा आपका एल्युमिनियम, कार्बन के नीचे सिलिकॉन, नाइट्रोजन पे फॉस्फोरस, ऑक्सीजन पे सल्फर, क्लोरीन और यहाँ पे आएगा आर्गन, ठीक है। इन सभी के अगर इलेक्ट्रॉन देखे जाए तो इसके 3, इसके वैलेंस 4, इसके वैलेंस 5, इसके वैलेंस 6, इसके वैलेंस 7 और इसके वैलेंस 8। लिथियम बेरिलियम 1 और 2 कॉपी में देख लेना, चेक कर लेना, ये इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरी बात रहेगी मोनोवैलेंट एटम वो एटम होते हैं दोज फॉर्म्स ओनली सिंगल बॉन्ड, दोज कैन फॉर्म ओनली सिंगल बॉन्ड, जो एटम सिर्फ एक बॉन्ड बनाने की एबिलिटी रखते हैं मॉलिक्यूल। इसके अंदर याद कर सकते हो, यहाँ पे आएगा हाइड्रोजन आएगा, OH माइनस आएगा और हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। इनके अलावा कुछ भी तुम्हें दिखाई दे वो मोनोवैलेंट नहीं होगा। इसके अलावा कुछ भी दिखाई दे वो मोनोवैलेंट नहीं होगा। अगर वो मोनोवैलेंट होगा तो मैं उसको अलग से डिस्कस कर दूंगा, क्योंकि मोनोवैलेंट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वही होगा जो सिंगल बॉन्ड बना सकता है। लाइक वहाँ पे आ गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज नॉट एस मोनोवैलेंट, वो तो डबल बॉन्ड बनाता है। अब सबको पता है ये कौन कितने बॉन्ड बना सकता है ना। तो हाइड्रोजन, OH, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, दीज आर नोन एज मोनोवैलेंट। एनायन का मतलब उस पर कितना नेगेटिव चार्ज है और कटायन का मतलब उसके ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज होता है ना। तो फॉर्मूला सबको याद हो जाएगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, मोनोवैलेंट एटम प्लस एनायन माइनस कैटायन और टोटल डिवाइडेड बाई 2, 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम, नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम प्लस में एनायन माइनस में कैटायन। नाउ अब निकालते हैं सेफ स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अगर आपने पॉइंट नंबर पहला आता है, पहली हाइब्रिडाइजेशन है, अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करी और आंसर आ गया आपका 2, थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला पढ़ाया 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम प्लस मोनोवैलेंट एटम प्लस नंबर ऑफ मोनोवैलेंट एटम प्लस एनायन माइनस कैटायन करके आपने अगर आंसर निकाला है और आंसर आता है 2, देन व्हाट दिस 2 रिप्रेजेंट्स। और मैं इस फॉर्मूले में जो जो पढ़ाऊँगा फर्स्ट में वो हर बार रिपीट होगा, बार बार कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो स्टेप मैं यहाँ पे अभी करके दिखाऊंगा वो हर क्वेश्चन में फॉलो होगा। दिस 2 मीन्स, व्हाट डज दिस 2 मीन्स? दिस 2 मीन्स 2 ऑर्बिटल आपको ओवरलैप करवाने पड़ेंगे। कितने ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे, कितने ऑर्बिटल मिक्सिंग होगी? 2 की। पहला ऑर्बिटल ले लिया S में ऑर्बिटल 1 होता है, बच गया एक और चाहिए मुझे, तो एक और चाहिए तो किसके ले लो? P के। P में होते 3, S में होता है 1, P में होते हैं 3, तो आप P के एक उधार मांग लो, तो P से मांग लाया मैं, क्या ले आया? PZ। और S और PZ की ओवरलैपिंग से क्या हाइब्रिडाइजेशन बनेगी? SP। इस 2 का मीनिंग सिर्फ इतना होगा कि ये 2 बताएगा आपको कितने ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करनी है, और यहाँ 2 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करी S और P की, तो यहाँ बन गया ऑर्बिटल SP। क्लियर है? क्या बन गया? SP। दूसरा ये 2 जो होता है ये कहता है कि फॉर्मूला शुड बी, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला शुड बी AB2, मतलब एक एटम के साइड में कितने एटम जुड़े हुए होने चाहिए? 2। एक एटम के साइड में कितने एटम मिलने चाहिए? 2। ए के साइड में कितने मिलेंगे? 2। 2 से पता चला 2 ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे, एक S और एक P, यानी हाइब्रिडाइजेशन SP। और जिसकी भी हाइब्रिडाइजेशन SP आएगी उसकी ज्योमेट्री, उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री जो होगी वो लीनियर ज्योमेट्री होगी, कुछ इस टाइप की। A सेंटर में A और साइड में B, सेंटर में A और सराउंडिंग में क्या होगा? B। दिस इज द सराउंडिंग एलिमेंट, दिस इज सराउंडिंग
सराउंडिंग एंड ए इज़ द सेंट्रल। और मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा बन जाएगा, लीनियर। स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल विल बी लीनियर, ए और इधर बी और इधर क्या हो गया बी। बॉन्ड एंगल बिटवीन बॉन्ड्स, बॉन्ड एंगल बिटवीन बॉन्ड्स थीटा, एंगल बिटवीन द बॉन्ड्स, इन दोनों बॉन्ड्स के बीच का एंगल कितने डिग्री दिख रहा है ये बॉन्ड एंगल। दो बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल होगा किसी भी मॉलिक्यूल में वो कहलाएगा बॉन्ड एंगल। और ये बॉन्ड एंगल मुझे क्लियरली कितना दिखाई दे रहा है 180, दैट्स मीन बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल विल बी 180 डिग्री। कितना डिग्री बॉन्ड एंगल है ये 180 बॉन्ड डिग्री दिख रहा है मुझे। तो मॉलिक्यूल लीनियर ज्योमेट्री का होगा। जब भी आपका दो वैल्यू आ जाए आंसर में तो एस और पी जेड मिलके एसपी हाइब्रिडाइजेशन बनती है और उसकी ज्योमेट्री लीनियर होगी और शेप भी उसकी लीनियर होगी। कोई फ़र्क नहीं होता शेप और ज्योमेट्री में जब तक लोन पेयर का कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ाता। तो ज्योमेट्री लीनियर है, बॉन्ड एंगल दोनों बॉन्ड्स के बीच का एंगल 180 डिग्री है। एग्जाम्पल अगर मैं करवाऊँ तो क्वेश्चन आएगा, मान लो आपको क्वेश्चन दे दिया उसने, आइडेंटिफाई द शेप स्ट्रक्चर एंड ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। सबसे पहले लगाओगे हाइब्रिडाइजेशन का फॉर्मूला वेस्पर थ्योरी के अकॉर्डिंग 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द सेंट्रल एटम। सेंटर में रखा हुआ कार्बन, कॉपी खोल के देखो, कार्बन के वैलेंस होते 4 प्लस कितने मोनोवेलेंट। अब मैंने बोला था मोनोवेलेंट होता है या तो हाइड्रोजन या होता आपका OH या होता आपके हेलोजन्स। ना तो ये OH है, ना ये H है और ना ये हेलोजन है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, 0 लिखो। ना तो इस पर कोई पॉजिटिव चार्ज है ना इस पर कोई नेगेटिव चार्ज है, दैट्स वाई प्लस भी 0 करो और माइनस भी 0 करो। और आंसर लिखा 2। व्हाट डज दिस 2 इंडिकेट। 2 से मुझे पता चलेगा 2 ऑर्बिटल ओवरलैप कराने, एक S का और एक P का, और हाइब्रिडाइजेशन बन गई SP। और जब हाइब्रिडाइजेशन SP आएगी, ज्योमेट्री विल बी लीनियर। हाइब्रिडाइजेशन SP आएगी तो ज्योमेट्री आएगी लीनियर ज्योमेट्री आएगी। फॉर्मूला जो मुझे चाहिए 2 के मीनिंग से, 2 से मुझे पता चलता है फॉर्मूला होना चाहिए CO2। एक एटम सेंटर में होगा और उसके साइड में 2 एटम होंगे। देखो दिखा, एक एटम C है और उसके साइड में 2 एटम है। तो बताओ बीच वाले एटम पे कोई ऐसी खाली जगह बची, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बचा। ये हाइब्रिडाइजेशन कहती है कि आपके सेंट्रल एटम के साइड में 2 एटम लगे होने चाहिए। लगे हुए हैं, बॉन्ड बनेंगे, कोई बॉन्ड कम रहेगा नहीं रहेगा। तो बॉन्ड कम नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो लोन पेयर कितना 0। ज्योमेट्री कैसी लीनियर, ये ज्योमेट्री बना दी। अब ऑक्सीजन कहता है मैं तो डबल बॉन्ड बनाता हूँ, बना ले भाई तू भी, तेरा डबल बॉन्ड। बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री। बॉन्ड एंगल कितना होगा 180 डिग्री। ये एंगल कितने डिग्री होगा 180 डिग्री। समझ में आया क्वेश्चन कैसे किया। 2 आया आंसर, 2 से पता चला SP होगा, SP से पता चली ज्योमेट्री तो लीनियर होगी और बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। फिर वो दूसरी बार कहता है कि जी फॉर्मूला तो AB2 ही बनना चाहिए, और है भी मेरे पास AB2, तो मेरे पास लोन पेयर यानी फालतू फ्री इलेक्ट्रॉन सेंटर एटम पे कितना बचा 0, कोई है ही नहीं। सेंट्रल एटम पे कितना लोन पेयर बचा 0 लोन पेयर। और क्वेश्चन बताता हूँ, एक क्वेश्चन और करके देखो, 1 मोर क्वेश्चन। BeCl2 देखो भाई, हाइब्रिडाइजेशन निकालो 1/2 बेरिलियम सेकंड ग्रुप में आता है, एटॉमिक नंबर 4 होता है। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे पहले सेल में 2 और दूसरी सेल में भी 2, तो बाहर वाली सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, तो कितना हो गया 2। अब देखो मोनोवेलेंट, कॉपी में देखो मोनोवेलेंट क्या लिखवाए थे, हाइड्रोजन लिखवाया था, OH लिखवाया था, हेलोजन लिखवाया था। अब हाँ, हेलोजन में किसका नंबर आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। क्लोरीन का नाम आता है, कितने क्लोरीन है 2 क्लोरीन है, जोड़ दो, कोई नेगेटिव नहीं है रहने दो, कोई पॉजिटिव नहीं है रहने दो। सेंट्रल एटम के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ये कैलकुलेट करना सिखाया था, उससे पता चला बेरिलियम में 2 हैं। फिर पता चला मुझे हेलोजन यहाँ पे 2 हैं, यानी क्लोरीन यहाँ पे 2 है, कोई नेगेटिव नहीं कोई पॉजिटिव नहीं। आंसर कितना आया 2 + 2 4 और डिवाइड बाई 2 कितना आया 2। इस 2 से 2 चीज़ें पता चलती हैं, एक तो 2 ऑर्बिटल ओवरलैप होंगे SP, एक फॉर्मूला चाहिए AB2। SP से मुझे पता चलता है ज्योमेट्री क्या होगी लीनियर। फिर ये AB2 का फॉर्मूला मैच हो रहा है BeCl2, ये A हो गया BE, B क्या हो गया Cl2। तो लोन पेयर कितना बचा 2 चाहिए थे, 2 ही है, लोन पेयर है ही नहीं, तो ये फॉर्मूला होगा BeCl2 का स्ट्रक्चर बन गया, ये 180 डिग्री का बॉन्ड एंगल हो गया।
ठीक है। तो शेप, स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन, शेप, स्ट्रक्चर और हाइब्रिडाइजेशन, ये 3 चीज़ें होंगी इसमें। नाउ मूव टू द नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन, मूविंग टू नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। और नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन जो मेरी है वो है इफ़ वी कैलकुलेट H एंड इट कम्स टू 3। अगर H3 आया तो फिर से रिपीट करो, सेम स्टेटमेंट रिपीट करो। भाई 3 आया तो 3 ऑर्बिटल ओवरलैप कराओ। एक S का ले लिया, ख़त्म हो गया, इसमें तो एक ही था। P से उधार मांगो, P में कितने थे? 3 में से 2 ले आओ, PX ले आया और PY। गिनो, S और P कितने? 2। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी? sp2। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनी? sp2। sp2 का मतलब है यह 3 था, इस 3 का मीनिंग ये है कि फॉर्मूला होना चाहिए 100% होना चाहिए। क्या फॉर्मूला? AB3। ए के साइड में कितने एटम? 3। और जब ए के साइड में एटम 3 रखोगे तो ज्योमेट्री जो बनेगी वो क्लियर सी बात है, ट्राइंगल प्लेनर बनेगी। ज्योमेट्री कितनी बनेगी? ट्राइंगल प्लेनर। ए के साइड में कितने एटम अटैच करोगे? 3 ऑर्बिटल्स पे 3 एटम, और ज्योमेट्री क्या बनेगी? ट्राइंगल प्लेनर। दिस विल बी द ज्योमेट्री, ट्राइंगल प्लेनर। कैन यू आइडेंटिफाई द बॉन्ड एंगल बिटवीन 2 बॉन्ड्स? एनी 2 बॉन्ड्स, बॉन्ड्स के बीच का जो एंगल होगा कितना होगा? ये तो मुझे भी दिख रहा है 90 डिग्री से ज़्यादा है। हाँ भाई, आइसोस्केल ट्राइंगल के बॉन्ड एंगल यहाँ 360 डिग्री का पूरा एंगल है, तो ये एंगल 3 पार्ट में बटा हुआ है। ये एंगल कितना होगा? 1/3। कितना होगा ये एंगल? 120 डिग्री। तो यानी यहाँ बॉन्ड कितना होगा? 120 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। ये एंगल कितना होगा? 120 डिग्री। तो 120, 120, 120 टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री का एंगल, है ना। 120, 120, 120 कितना? 360। तो जब हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, ज्योमेट्री आपकी ट्रायंगल प्लेनर होगी, और बॉन्ड एंगल जो बचा वो कितना होगा? 120 डिग्री। लोन पेयर है नहीं यहाँ पे। अब देखो BH3, फॉर्मूला इज BH3, क्वेश्चन इज BH3, हाइब्रिडाइजेशन H 1/2। बोरॉन का वैलेंस अभी अभी पढ़ाया था 3 होता है, प्लस मोनोवैलेंट हाइड्रोजन, यस हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट। हाइड्रोजन, OH और हेलोजन तीनों क्या होते हैं? मोनोवैलेंट। जोड़ दो जी 3, +0 -0, आंसर कितना आया? 3। और 3 से क्या पता चला मुझे? sp2 है। गिनो, 2 p का और 1 s का कितना बना? 3। तो क्या बन गया? sp2। इसके बाद sp2 से ज्योमेट्री मिल गई सीधी सीधी, और ज्योमेट्री क्या होगी? ज्योमेट्री तो ट्राइगोनल प्लेनर है। ज्योमेट्री क्या है? ट्राइंगल प्लेनर है। फॉर्मूला क्या चाहिए? 3 से AB3। देखो फॉर्मूले को, BH3 मिल रहा है, सेंटर के सराउंडिंग में 3, यस सेंटर के सराउंडिंग में 3, सेंटर के सराउंडिंग में 3, तो लोन पेयर 0। ज्योमेट्री विल बी ट्राइंगल प्लेनर, दिस विल बी द ज्योमेट्री। बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री, बॉन्ड एंगल विल बी 120 डिग्री। सही है। एक क्वेश्चन और करते हैं, जो अगला पॉइंट आएगा नेक्स्ट, यहाँ लोन पेयर वाला क्वेश्चन करता हूँ मैं एक। SO2 सल्फर डाई ऑक्साइड, हाइब्रिडाइजेशन निकालिए, फटाफट निकालिए हाइब्रिडाइजेशन। सल्फर 6 वैलेंस, ऑक्सीजन इज नॉट अ मोनोवैलेंट एटम, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, छोड़ दो इसको। 3 का मतलब 3 ऑर्बिटल, 1 s का 2 p का sp2, 1 s का 2 p का sp2, 1 s का 2 p का sp2। 3 से पता ये भी चलता फॉर्मूला AB3 होना चाहिए। तो यहाँ से ज्योमेट्री सब कुछ मिला मुलू के ज्योमेट्री ट्राइंगल प्लेनर। ज्योमेट्री तभी बदलेगी जब हाइब्रिडाइजेशन बदलेगा। अच्छे से दिमाग में एक बात बैठा लेना, ज्योमेट्री का मतलब होता है हाइब्रिडाइजेशन से, स्केलेटन से। उस स्केलेटन में कोई कमी है तो बात अलग है, वो तो शेप बनेगी, लेकिन ज्योमेट्री स्केलेटन बताएगी, और स्केलेटन पता चलेगा हमें किससे? हाइब्रिडाइजेशन से। स्केलेटन किससे पता चलेगा? हाइब्रिडाइजेशन से। अब देखो फॉर्मूला दे रखा है SO2, फॉर्मूला चाहिए था AB3, फॉर्मूला कितना है? AB2। सेंटर के सराउंडिंग में कितने एटम है? 2। सेंटर के सराउंडिंग में चाहिए कितने थे? 3। कितने रिक्वायर्ड थे ट्राइंगल बनाने के लिए? 3 एटम साइड में। तो यहाँ पे एक पोजीशन पे कौन आ जाएगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर। यानी सल्फर के साइड में ट्राइंगल प्लेनर ज्योमेट्री बननी थी, तो 2 पोजीशंस तो हैं मेरे पास, ऑक्सीजन लगा लिए। तीसरी पोजीशन पे मैंने क्या लगा दिया?
3 इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि मेरे पास एटम है ही नहीं, मेरे पास एटम नहीं है तो क्या लगा दिया, लोन पेयर। दिस इज द ट्राइंगल प्लेनर ज्योमेट्री। लेकिन बात आती है यहाँ पे, मुझे शेप क्या पता चली, शेप में ओनली बॉन्ड पेयर्स लिखने हैं, यानी ओनली बॉन्ड्स लिखने हैं। ज्योमेट्री सब कुछ है, बॉन्ड, बॉन्ड और लोन पेयर तीनों को लगा के, लेकिन शेप में सिर्फ क्या आना चाहिए, बॉन्ड्स। आप लोन पेयर को भूल जाओ, शेप लिखते टाइम आप भूल जाओ लोन पेयर्स को। तो ये शेप कैसी बची, इस टाइप की बची ना ये शेप। भाई ज्योमेट्री को तो छोड़ो, ज्योमेट्री तो स्केलेटन बताएगी, ज्योमेट्री तो हाइब्रिडाइजेशन से पता चल जाएगी। हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है तो ज्योमेट्री बदलने वाला कोई नहीं है तुम्हारे पास, है ना। तो ये कहता है ये शेप जो बची इसका नाम क्या होगा, वी शेप। तो कभी भी आपको अगर यहाँ पे इस स्ट्रक्चर में sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद एक लोन पेयर भी मिल जाए तो आप वहाँ पे ऐड कर दोगे कि शेप होगी वो वी शेप होगी। और जब तक तुम्हारे पास लोन पेयर नहीं आता, जब तक आपके पास लोन पेयर की वैल्यू 0 दिखती है, लोन पेयर की वैल्यू कितनी दिखती है, 0 दिखती है, कोई डिस्कशन नहीं करेगा शेप के बारे में। शेप और ज्योमेट्री सेम चीज़ होगी अगर लोन पेयर नहीं है तो। अगर लोन पेयर नहीं है तो शेप और ज्योमेट्री सेम चीज़ है, और अगर वहाँ पे लोन पेयर गलती से दिख रहा है, लोन पेयर मिलता है और हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो शेप का नाम होगा वी शेप। और शेप लिखते टाइम भूल जाओ कि यहाँ पे कोई लोन पेयर भी था, शेप लिखते टाइम भूल जाओ या लोन पेयर भी था। शेप में सिर्फ क्या लिखोगे, बॉन्ड पेयर्स। उन बॉन्ड पेयर्स को देखो और उससे बता दो शेप कैसी है, क्लियर है, उनसे बता दो आप शेप कैसी है, किस टाइप की वो शेप जनरेट हुई है, किस टाइप की वो शेप बनी है। तो मैंने आज सिर्फ 2 हाइब्रिडाइजेशन पढ़ाई, sp और sp2, sp3, sp3d, sp3d2 और sp3d3। ये 4 हाइब्रिडाइजेशन नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट में ये हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट करने के बाद हमारे पास रेजोनेंस बच जाएगा और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये 2 टॉपिक बचेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो इनको ट्राई करिए, ठीक है, और फिर इनको सोल्व करिए, एक एक पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। सबसे बड़ी बात है ज्योमेट्री और शेप में फ़र्क। ज्योमेट्री मतलब लोन पेयर प्लस बॉन्ड पेयर सबको मिला दो, एक ट्रायंगल बन रही है। शेप में भूल जाओ, ऊपर लोन पेयर भी है, नीचे तो वी बचा तो शेप लिख दो, वी शेप। ओके, थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।